नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रवण कुमार है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर चूजिंग माय यूट्यूब चैनल टू स्टडी द भारतीय न्याय संहिता। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे जनरल एक्सेप्शन के बारे में। सो लेट्स मूव अहेड एंड सी रेस्ट ऑफ द पार्ट। This content is for general information only and not legal advice. Consult a licensed attorney for advice specific to your situation. We are not responsible for any actions taken based on this content. दोस्तों, हम अपने प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि व्हाट इज जनरल एक्सेप्शन और ये कहाँ गिवन है। गिवन तो है भाई सेक्शन 14 टू 44 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 में। तो मतलब जनरल एक्सेप्शन क्या है, क्या ये आईपीसी पे ही भारतीय न्याय संहिता पे ही लागू होता है या लोकल और स्पेशल लॉ पे लागू होता है, उसकी रिगार्डिंग हम बात कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में। ओके, तो अगर आपको इसके रिगार्डिंग कुछ जानना है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, ठीक, जो कि जनरल एक्सेप्शन के रिगार्डिंग दिया है, मेरा पहला वीडियो। और आज हम इस वीडियो में सोनली सेक्शन 14 को पढ़ेंगे, जो कि एक जनरल एक्सेप्शन है, ठीक है, हमारे चैप्टर 3 ऑफ भारतीय न्याय संहिता में। सो नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सी रेस्ट ऑफ द थिंग्स। सो सेक्शन 14 ऑफ भारतीय न्याय संहिता जो है वह हमारे भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 76 ऑफ आईपीसी के जगह पे है, ठीक है। तो जो 76 में दिया था भारतीय आईपीसी में, ठीक, वही चीजें हमारे सेक्शन 14 ऑफ भारतीय न्याय संहिता में दिया है, पहला चीज है। तो कुल मिला के जो 14 सेक्शन 14 है उसने रिप्लेस किया है किसको, सेक्शन 76 ऑफ आईपीसी को, इतना समझ सकते हो। तो इसको याद करने के पर्पज से वही जो दूसरा चीज ध्यान रखना है यह है कि जो सेक्शन 17 है भारतीय न्याय संहिता का, वह सेक्शन 79 ऑफ आईपीसी की जगह पे आया है, ये चीज भी ध्यान रखना है। तो दो चीज ध्यान रखना है, पहला चीज कि जो सेक्शन 14 है वह 76 की जगह पे आया है और जो 17 है वह 79 की जगह पे आया है। अब एक चीज है ध्यान रखने वाला, आप पूछेंगे सर कि ऐसा क्यों बता रहे हो, ऐसा इसलिए बता रहे हैं भाइयों कि अगर आप देखें तो जो सेक्शन 14 और 17 है भारतीय न्याय संहिता 2023 का, ये डिट्टो कॉपी पेस्ट है 76 और 79 ऑफ आईपीसी का। मतलब जो भी सेक्शन 76 और 79 के रिगार्डिंग प्रोविजन दिए हुए थे हमारे आईपीसी 1860 में, ठीक है, वो सारे के सारे कॉपी पेस्टेड हैं जो नया भारतीय न्याय संहिता है उसके सेक्शन 14 और 17 में। मतलब जीरो चेंजेस, मतलब जो वर्डिंग है वही वर्डिंग है, जो इलस्ट्रेशन दिए थे इलस्ट्रेशंस भी वही हैं, ठीक है। तो कुल मिला के आप अगर ओल्ड वाला भी पढ़े होंगे तो न्यू वाला भी वही पढ़ रहे हैं। तो दिस इज टोटल कॉपी पेस्ट। एक चीज और ये ध्यान रखना है, तो ये 3 पॉइंट आपको अपने माइंड में रखना है। इससे पहले कि हम मेन टॉपिक में जाएं, इससे पहले पहला पेज में जो चीजें दी हुई हैं उनको आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये 3 पॉइंट्स हो गया। अब एक चीज और अब इसमें देखना है कि जो सेक्शन 14 है भारतीय न्याय संहिता 2023 का, वह बात करता है कि उस टाइम जनरल एक्सेप्शन मिलेगा जब बंदा बाउंड बाय लॉ हो। और जो सेक्शन 17 है भारतीय न्याय संहिता का, वह बात करता है कि जब व्यक्ति जस्टिफाइड बाय लॉ हो। देखो बाउंड का मतलब क्या हुआ, अगर बाउंड है तो भाई उसको ड्यूटी है वहां पर उसको परफॉर्म करना, अगर नहीं परफॉर्म करेगा तो उसके लिए पनिश भी हो सकता है। लेकिन वहीं पर जब हम देखते हैं कि जस्टिफाइड बाय लॉ, तो हो सकता है उस बंदे के लिए कोई ऐसे स्पेशल सर्कमस्टांसेस अराइज हुए जहां पर लॉ के द्वारा जस्टिफिकेशन दिया जा सकता है कि हाँ भाई सही था, तो वहां पर उसको जस्टिफाई किया जाता है। तो एक चीज और ध्यान रखना इसमें क्या कि सेक्शन 14 ऑफ भारतीय न्याय संहिता उस टाइम लागू होता है जब बाउंड बाय लॉ होता है पर्सन, और 17 जब लागू होता है जब वह जस्टिफाइड बाय लॉ होता है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना है। अब और एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी हम पढ़ते हैं तो सेक्शन 14 एंड 17 को हम साथ में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इट मस्ट बी रेड टुगेदर। ओके, तो पहले क्या होता था 76 एंड 79 ऑफ आईपीसी जो था 1860 का, उसको हम साथ में पढ़ते थे। बट अब जो सेक्शन आया है सेक्शन 14 एंड 17 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023, सो इट शैल आल्सो बी रेड टुगेदर। ओके, क्योंकि इसके जो वर्डिंग है अगर देखा जाए ना, तो जिस तरीके से डेफिनेशन इसमें दिया है या इसका जो दिया गया है जो भी इसमें मतलब टर्म्स एंड कंडीशन, वो सेम टू सेम फॉलो होते हैं, ठीक है, 14 और 17 में। बस डिफरेंस क्या जाता है कि एक की जगह पे बाउंड बाय लॉ लिख दिया जाता है, दूसरे की जगह पे जस्टिफाइड बाय लॉ लिख दिया जाता है। तो यही डिफरेंस आता है, इसलिए हम जनरली सेक्शन 14 और 17 को साथ में पढ़ते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम सोनली केवल 14 को कवर करेंगे, बिकॉज अगर हम दोनों सेक्शन को कवर करने लगे इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम और वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स सी रेस्ट ऑफ द पार्ट। तो अब देखते हैं, एक चीज और ध्यान रखना, देखिए ये सब जनरल चीजें हैं जो कि मैं सेक्शन 14 और 17 ऑफ भारतीय न्याय संहिता के बारे में बता रहा हूं। जब हम नेक्स्ट स्लाइड में मूव ऑन करेंगे तो वहां पर हम सेक्शन 14 को सोनली कवर करेंगे। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना कि जो सेक्शन 14 है, ठीक है, वह कहां पर लागू होता है, तो यह लागू होता है, एक्सेप्शन प्रोवाइड करता है पुलिस ऑफिसर को या पब्लिक अथॉरिटीज को। तो 14 है ना सेक्शन भारतीय न्याय संहिता का, ये जनरली पब्लिक अथॉरिटीज को एक्सेप्शन प्रोवाइड करता है या जनरल डिफेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। और एक चीज और रखना ध्यान कि यह एप्लीकेबल होता है सीनियर ऑर्डर हो तब भी, ठीक। तो वही चीज हम बताएं कि ओवरऑल देखा जाए तो ये पब्लिक अथॉरिटीज पे लागू होता है ना कि प्राइवेट पर्सन पे। वहीं पर इसके सीधा उल्टा होता है, जो सेक्शन 17 भारतीय न्याय संहिता 2023 है वह एक प्राइवेट पर्सन पे लागू होता है और एक प्राइवेट पर्सन को जस्टिफाई करता है, ठीक है, ये चीज है। तो अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि सेक्शन 14 और 17 जो है भारतीय न्याय संहिता के, वो इंडियन पीनल कोड में कहां पर थे, ठीक है, किस सेक्शन में दिए थे। ये भी पता हो गया होगा कि क्या ये डिट्टो कॉपी पेस्ट है या नहीं, और यह भी पता हो गया होगा कि सेक्शन 14 जो है बाउंड बाय लॉ होता है जब एक पब्लिक अथॉरिटी, तब उसको एक्सेप्शन या जनरल डिफेंस प्रोवाइड किया जाता है। वहीं पर 17 में जब एक प्राइवेट पर्सन जस्टिफाई होता है लॉ के द्वारा किसी पेक्यूलियर या स्पेशल सर्कमस्टेंस में, तब एप्लीकेबल होता है। और यह भी पता हो गया होगा कि सेक्शन 14 जो होता है अप्लाई होता है एक पब्लिक अथॉरिटीज पे, और पब्लिक अथॉरिटीज में हम देखें तो भाई पुलिस ऑफिसर भी आ गए और जितने भी गवर्नमेंट जॉब करने वाले होते हैं वो आ जाते हैं। और ये
उस टाइम भी एप्लीकेबल होता है 14 जब कोई एक सीनियर आपको ऑर्डर दे। और वहीं पर जो 17 है वह एक प्राइवेट पर्सन के जस्टिफिकेशन प्राइवेट पर्सन के एक्ट को जस्टिफाई करने के लिए और उसको बचाने के लिए, जनरल डिफेंस देने के लिए अप्लाई होता है। तो इतना तो समझ में आ गया होगा। अब एक चीज और देखते हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया था कि और उसमें हमने डिवीजन भी रखा था, ठीक है, कि वैसे अगर हमारे भारतीय न्याय संहिता में देखा जाए 2023 में, तो वहां पर ऐसा कोई डिवीजन नहीं दिया है, लेकिन हम अपने पढ़ाई के लिए, अपने एजुकेशनल पर्पज के लिए हम जो जनरल डिफेंस है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक एक्सक्यूजेबल, ठीक है, और जो दूसरा है वह जस्टिफाइबल डिफेंसेस। तो सेक्शन 14 और 17 जो है वह एक एक्सक्यूजेबल जनरल डिफेंस है, ठीक है। तो एक चीज ये भी ध्यान रखना है, ठीक। तो दोस्तों जैसा कि हम बात कर चुके कि जो सेक्शन 14 एंड 17 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 है वह एक्सक्यूजेबल जनरल डिफेंस के बारे में बात करता है या है, ठीक है। तो अब जैसे हमने पिछला वीडियोस में बात कर चुके हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सक्यूजेबल जनरल डिफेंस एंड जस्टिफाइबल जनरल डिफेंस। तो जो 14 एंड 17 है वह बात करता है जब कोई व्यक्ति बाउंड बाय लॉ हो या जस्टिफाइड बाय लॉ हो। और इसमें अगर हम इसको अच्छे से पढ़ें तो इसमें व्यक्ति का इंटेंशन नहीं होता है उस चीज को कॉज करने के लिए। मतलब ऐसे एक जनरल एक्सेप्शंस या जनरल डिफेंसेस जिसमें मेंस रिया नहीं होता है, केवल एक्टिव रिया होता है, तो उसे हम एक्सक्यूजेबल जनरल डिफेंस कहते हैं, ठीक है। तो सेक्शन 14 और 17 दोनों में मेंस रिया नहीं होता है, ठीक है, केवल एक्टिव रिया होता है, तो इसलिए ये एक एक्सक्यूजेबल जनरल डिफेंस है। वहीं पर जो जस्टिफाइबल होता है उसमें मेंस रिया और एक्टिव रिया दोनों होता है, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस अराइज हो जाते हैं, जैसे नेसेसिटी या अपना प्राइवेट डिफेंस के लिए आप ले रहे हो डिफेंस, तो उन सारी जगह पे आप किसी को मारते तो हो, लेकिन भाई ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं कि जहां आपको एक्टिव रिया विद मेंस रिया करना पड़ता है। ओके, तो मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। इसको अगर अच्छे से देखना चाहते हैं इस वीडियो को, तो मेरा ओल्ड वीडियो या पुराना वीडियो इससे पहले जो आया है उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है कि सेक्शन 14 एंड 17 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 जो है वह एक एक्सक्यूजेबल जनरल डिफेंस है। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सी आर इंपॉर्टेंट डिस्कशन, जो कि हमें सेक्शन 14 के रिगार्डिंग इस पूरे वीडियो में करना है। सो नाउ लेट्स मूव अहेड, ओके। तो दोस्तों जैसा कि हम पिछले स्लाइड में बात कर चुके हैं कि सेक्शन 14 एंड 17 सेल रेड टुगेदर, लेकिन एक चीज दोस्तों दिक्कत है कि भाई अगर हम दोनों को एक साथ में पढ़ेंगे देन इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो इस वाले वीडियो में हम केवल सेक्शन 14 ऑफ भारतीय न्याय संहिता को हम कवर करेंगे, ओके। तो देखते हैं कि सेक्शन 14 जो है वह उस टाइम एप्लीकेबल होता है जब कोई एक्ट किया जाता है एक पर्सन के द्वारा जो कि या तो बाउंड बाय लॉ हो या तो बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट ऐसा उसको बिलीव हो रहा हो कि वह बाउंड बाय लॉ है, ठीक है। तो उस टाइम सेक्शन 14 जो है वह जनरल डिफेंस एप्लीकेबल होता है। नाउ लेट्स सी द बेयर प्रोविजन। ये जो दिया है ना बेयर प्रोविजन है, बस हम आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको हम डिफरेंट पार्ट्स में और डिफरेंट कलर्स में दिए हुए हैं स्लाइड में, क्योंकि अगर आप बेयर प्रोविजन पढ़ने जाएंगे देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और इंटरप्रेट दिस वन। और इसमें हम बताएंगे कैसे इन सारे सेक्शन को और क्रिमिनल लॉ में कैसे सेक्शन को अंडरस्टैंड किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है, ओके। इस चीज को भी इसमें हम बताएंगे। अब चलते हैं, देखते हैं। तो जैसा हम बता चुके हैं ना कि सेक्शन 14 जो है वह बात करता है या जनरल डिफेंस प्रोवाइड करता है ऐसे व्यक्ति को जो कि, ठीक है, जो कि लॉ के द्वारा बाउंड है किसी चीज को करने के लिए, या फिर मिस्टेक ऑफ फैक्ट की जैसे उसे ऐसा बिलीव हो रहा है कि वह बाउंड बाय लॉ है उस एक्ट को परफॉर्म करने के लिए। उस टाइम उसको उसके ऊपर जो भी लाइबिलिटीज अराइज होती है, क्रिमिनल लाइबिलिटीज, उससे वह एब्जॉल्व हो जाता है। यही चीज 14 में बात किया है। तो इसके जो क्या कहते हैं इसमें जो लिखा है उसको हम पढ़ते हैं, ओके। बेयर प्रोविजन, तो इसमें स्टार्ट होता है कि नथिंग, मतलब कुछ भी नहीं, कोई भी एक्ट नहीं, नथिंग इज एन ऑफेंस। तो एक चीज और ध्यान रखना है कि दोस्तों जो ये ऑफेंस है ना, ठीक है, इसका मतलब हमें समझना है जो कि चैप्टर 3 ऑफ भारतीय न्याय संहिता दिया गया है ना, वह जनरल एक्सेप्शन के बारे में बात करता है। और अगर हम सेक्शन 2 क्लॉज 24 ऑफ जनरल क्लॉज वाले सेक्शन को देखें भारतीय न्याय संहिता के, तो उसमें ऑफेंस का मतलब होता है कि यह, ठीक है, जो ऑफेंस वर्ड यूज होगा हमारे किसी भी जनरल एक्सेप्शन में, उसका मतलब होगा कि जो चीज भारतीय न्याय संहिता में पनिशेबल है या किसी स्पेशल या लोकल लॉ में पनिशेबल है। तो इसमें जो ऑफेंस वर्ड यूज होता है उसका मतलब है कोई भी चीज जिसे हम एक क्राइम मानते हैं, जिसे हम पनिश करते हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 में, या किसी लोकल लॉ या किसी स्पेशल लॉ। तो स्पेशल लॉ हो गया पॉक्सो एक्ट, और ऐसे ही ठीक है, और लोकल लॉ भी होता है। तो इन सारी चीजों में कोई भी क्या नाम क्राइम कमिट होता है उसे भी ऑफेंस मानेंगे। तो एक चीज ये भी ध्यान रखना है जब इसको पढ़ना है इस सेंटेंस को, ओके। तो कोई भी चीज एक क्राइम नहीं है या ऑफेंस नहीं है, नथिंग इज एन ऑफेंस, ठीक है, विच इज डन बाय ए पर्सन, जो कि एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, हु इज, जो कि। अब अगर एक लाइन से पढ़ लेंगे तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन एक चीज समझो, यही चीज है कि जब भी हम पढ़ते तो अगर कामा स्टार्ट हुआ तो इस सेंटेंस को हम बिल्कुल लास्ट वाले सेंटेंस से पूरा करते हैं, जहां से कॉमा दूसरा कॉमा लगता है। तो हमें इसको ऐसे पढ़ना है कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए पर्सन हु इज, जहां से कॉमा स्टार्ट हुआ है, बाउंड बाय लॉ टू डू इट। तो किसी व्यक्ति के द्वारा अगर ऐसा कोई एक्ट किया जाता है जो कि या जिसके लिए वह लॉ के द्वारा बाउंड है, तो वह एक ऑफेंस नहीं होगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है। अब चाहे वह बीएनएस में हो या किसी लोकल लॉ में हो या स्पेशल लॉ में हो, तीनों में उसे हम ऑफेंस नहीं मानेंगे अगर वह काम जो एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया गया है जो कि बाउंड बाय लॉ है। अब इसको दोबारा फिर से पढ़ते हैं कि नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ पर्सन
ठीक है, डन बाय अ पर्सन हु इज बाउंड बाय लॉ टू डू इट। तो पहला चीज ये होगा कि जब कोई लॉ के द्वारा बाउंड है। अब हमें दूसरा इसका लाइन पढ़ना है, समझ लो। देखो इसमें दो चीजें छिपी हुई हैं। अब पढ़ना है कि नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज और व्हिच इज डन बाय अ पर्सन who by reason of a mistake of fact and not by reason of a mistake of law in good faith believe himself to be bound by law to do it। तो दोस्तों दो लाइन हो गया ना कि एक बार ऐसा व्यक्ति जो कोई काम करता है, ठीक है, जो कि बाउंड बाय लॉ है, तो उसे ऑफेंस नहीं मानेंगे। दूसरा चीज कि जब कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है, ठीक है, और उसे ऐसा बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट उसको ऐसा लगता है गुड फेथ में कि वह कानून के द्वारा बाध्य था उस कार्य को करने के लिए, तब भी हम उसे ऑफेंस नहीं मानेंगे। तो दो चीजें इसमें बात हुई हैं। अब इसको अगर ना समझ में आया हो तो इसको हम ब्रेक करते हैं दो पार्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से इसको पढ़ा जाता है। एक चीज ध्यान रखना कि जहां से गामा शुरू होता है उसके साथ लास्ट वाली बिल्कुल लाइन पढ़ ली जाती है, फिर इसको ऐड किया जाता है बीच वाली लाइन के साथ समझने के लिए। अब इसको अच्छे से समझने के लिए हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो इसका जो पहला पार्ट बनेगा वो ये बनेगा कि नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ पर्सन हु इज बाउंड बाय लॉ टू डू इट। तो ऐसा कोई भी कार्य, ठीक है, एक ऑफेंस नहीं है, ठीक, जो कि एक पर्सन के द्वारा किया गया, एक व्यक्ति के द्वारा किया गया है, और वह व्यक्ति जो था ये कानून के द्वारा बाध्य था या बाउंड बाय लॉ था। पहला चीज होगा। और दूसरा, इसी का दूसरा जब टुकड़ा करो तो ये आता है कि नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ पर्सन who by reason of mistake of fact and not by reason of mistake of law in good faith believes himself to be bound by law to do it। तो जब गुड फेथ में बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट अगर किसी व्यक्ति को लगता है, ठीक है, या बिलीव करता है कि वो बाउंड बाय लॉ था किसी चीज को करने के लिए, तब भी उसे हम ऑफेंस नहीं मानेंगे। तो पहला चीज कि जब कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए बाउंड बाय लॉ हो तब उसे ऑफेंस नहीं मानेंगे। और जब कोई व्यक्ति मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ठीक है, जो कि मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं है, और गुड फेथ में ऐसा बिलीव कर लेता है कि वह उस कार्य को करने के लिए, ठीक है, बाउंड बाय लॉ था, तब भी उसे हम ऑफेंस नहीं मानेंगे अगर कोई कार्य करता है उस टाइम। तो ये दो चीजें हैं। और मैंने बताया कि इसको कैसे पढ़ना है, ये ध्यान रखना। और ना समझ में आया हो तो मैंने इसलिए दो पार्ट कर दिया कि कैसे ब्रेक करके इसको पढ़ना है। किसी भी क्रिमिनल लॉ के सेंटेंस को इसी तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है। ओके, तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगर हम इसका समरी देखें सेक्शन 14 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 का, तो इसमें क्या है कि बाउंड बाय लॉ या फिर बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट नॉट मिस्टेक ऑफ लॉ इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। तो देखो इसमें खाली दो कंडीशन में कुल मिला के जनरल डिफेंस दिया जाता है। पहला, जब कोई व्यक्ति बाउंड बाय लॉ हो, या बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं, ठीक है, मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं कंसीडर किया जाएगा। बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट गुड फेथ में उसको ऐसा बिलीव करता है कि भाई बाउंड बाय लॉ है, तो उसे छोड़ दिया जाता है, उसे जनरल एक्सेप्शन दे दिया जाता है। और आपको मैंने बताया था कि चैप्टर 3 में जो सेक्शन 14 टू 44 दिया है वो जनरल एक्सेप्शन, उसमें अगर आप फॉल कर जाते हैं किसी में तो आपको एब्सोल्युटली छोड़ दिया जाएगा, मतलब कंप्लीटली आप उससे सारे क्रिमिनल लायबिलिटीज से एब्जॉल्व हो जाएंगे। मतलब अगर सेक्शन 14 में आप फॉल कर जाते हैं तो आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं रह जाएगी। एक चीज और ध्यान रखना। तो ये चीज हुआ, ठीक है। तो ये हुआ सेक्शन 14 के बारे में, और इसको हम बता ही चुके हैं कि कैसे ऑफेंस को इंटरप्रेट करना है। तो मुझे लगता है कि ये बेयर प्रोविजन जो था भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 14 का, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से ना समझ आया भाइयों, तो मैंने जिस तरीके से इसको ब्रेक करके पढ़ने के लिए कहा है उसको अच्छे से पढ़ लेना। नाउ लेट्स मूव एंड सी रेस्ट ऑफ द पार्ट। तो दोस्तों अब हम जैसे कि बेयर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 14 को पढ़ चुके हैं और मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं उसमें जो दो इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं, इलस्ट्रेशन ए एंड बी, जो दो दृष्टांत दिए हुए, दो उदाहरण दिए हुए हैं ए और बी, उसको हम देखते हैं। क्योंकि एक चीज ध्यान रखना है दोस्तों कि जो क्रिमिनल लॉ होता है, या जो हम भी पढ़ रहे हैं भारतीय न्याय संहिता, वो भी क्रिमिनल लॉ है। तो इसमें हम केवल सेक्शन से इंटरप्रेट नहीं कर सकते कोई चीज। अगर हमें उसे थोरोली अगर पढ़ना है तो सेक्शन पहले पढ़ना है, ठीक है, और हमेशा उसको एसोसिएट करके रखना है किससे, उसके उदाहरण या एक्सप्लेनेशन होती हैं उससे के साथ, ठीक है। तो किसी भी सेक्शन को हमें उदाहरण और एक्सप्लेनेशन के साथ समझना है। तो उदाहरण भी समझ लो कानून ही है, ठीक। अगर उसमें कोई एग्जाम्पल दिया गया है तो समझ लो वो लॉ है, ठीक है, उसको फॉलो करना है। तो अब देखते हैं इसके दो उदाहरण को। तो जो पहला एग्जाम्पल है, इलस्ट्रेशन है, वह है कि ये एक सोल्जर है जिसने एक भीड़ पे फायर किया, ठीक है। और कब फायर किया, उसके सुपीरियर ने, उसके सीनियर ने उनको उसको ऑर्डर किया तब फायर किया, ठीक है। इन कन्फर्मिटी विद द कमांड्स ऑफ लॉ ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस। तो इसमें क्या है कि ए एक सोल्जर है जिसने एक भीड़ पे फायर किया है, गोली चलाया। और कब चलाया, जब उसके सीनियर के द्वारा ऑर्डर दिया गया है। और ये वैसे नहीं चला दिया है, केवल उसी ऑर्डर पे उसने चलाया है जो कि लॉ के द्वारा, ठीक है, रिकॉग्नाइज है या इन कन्फर्मिटी विद कमांड्स ऑफ लॉ है। तो मतलब जब कमांड दिया जाता है उसके रिगार्डिंग जो भी लॉ दिए गए हैं उसके कन्फर्मिटी में है। और इस टाइम अगर कोई भी सोल्जर अपने सीनियर के ऑर्डर पे गोली चला देता है तो उसको हम मानते हैं कि उसने कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं किया, मतलब उसके द्वारा कोई भी क्राइम नहीं कमिट किया गया है। तो इसलिए जो एक सोल्जर था उसने कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं किया। तो अगर आप एक चीज देखें, तो अगर हम सेक्शन पढ़ते हैं तो उसमें कहीं भी सुपीरियर ऑफिसर के ऑर्डर के बारे में नहीं दिया गया है, वही चीज बता रहा था ना। तो इसलिए अब इस इलस्ट्रेशन को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज बताता है कि जो सेक्शन 14 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 है वह हमें उस टाइम पर प्रोटेक्ट करता है जब हम किसी सीनियर के या जब हम किसी सुपीरियर ऑर्डर के अंडर में काम करते हैं, ठीक है। और ये जो ऑर्डर है वो कन्फर्मिटी विद द कमांड्स ऑफ लॉ है, ठीक है। तो उस टाइम हमें किसी भी क्रिमिनल लायबिलिटी से एब्जॉल्व किया जाएगा, ठीक है। ये चीज में है। तो कहीं ना कहीं जो 14 है वह रिकॉग्नाइज करता है इस जनरल डिफेंस को भी कि जब ऑर्डर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर हो उस टाइम भी आपको एक्सेप्शन दिया जाएगा सेक्शन 14 में।
तो इस प्रकार से जो इलस्ट्रेशन है वह बात करता है डिफरेंस ऑफ सीनियर और सुपीरियर ऑर्डर, ठीक है। और वहीं पर यह भी बताता है कि उस टाइम भी एप्लीकेबल होगा जब कोई व्यक्ति बाउंड बाय लॉ। तो दो चीज इसमें बात की गई इस एग्जाम्पल में, ठीक है। अब अगर उदाहरण के लिए देखें तो जो हमारी इंडियन आर्मी है, ठीक है, जिसको भाई जिसका हमें दिल से इज्जत करना चाहिए, क्योंकि अगर आज हम हैं तो वो है इसलिए हम हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना चाहिए, ठीक। तो भाई ये सब जब आर्मी के बारे में बातें होती तो भाई आई डोंट नो बट अलग सा अटैचमेंट फील होता है, ठीक है। और ठीक, तो अब इसमें देखते हैं कि जो सेक्शन 41 है आर्मी एक्ट 1950 वह क्या बात करता है। तो इसमें जो सेक्शन 41 है वह बताता है डिसओबीडियंस टू सीनियर ऑफिसर। तो इसमें वही दिया गया है कि कोई भी मतलब जो आर्मी ऑफिसर है या इंडियन आर्मी के सोल्जर हैं, हमारे जवान हैं, वो अपने सीनियर के लॉफुल कमांड को, ठीक है, डिफाई नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर ऐसा मना करते हैं तो उनको कन्विक्ट किया जाएगा बाई कोर्ट मार्शल के द्वारा, ठीक है, जिसमें मैक्सिमम जो पनिशमेंट है 14 साल हो सकता है। एक चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो इतना स्ट्रिक्ट पनिशमेंट रखा गया है इसमें। तो इसलिए सेना में जो होता है उनको अपने सीनियर का, सुपीरियर ऑफिसर का ऑर्डर जो होता है, ठीक है, जो कोई लॉफुल हो, उसको भाई मानना पड़ता है, ठीक। तो कहीं ना कहीं एज पर सेक्शन 14 आर्मी ऑफिसर भी मतलब प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना और उनको अपने सीनियर का बात मानना ही है। इस चीज के बारे में हमारे सेक्शन 41 ऑफ आर्मी एक्ट 1950 में दिया है। ये चीज भी आपको समझ में आ गया होगा, ओके। अब देखते हैं जो इसका बी इलस्ट्रेशन है, दूसरा इलस्ट्रेशन है। तो इसमें बताया गया है कि ए एक कोर्ट का ऑफिसर है और उसको कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिया जाता है कि भाई वाई को अरेस्ट करे, और आफ्टर ड्यू इंक्वायरी, मतलब प्रॉपर इंक्वायरी करता है, ठीक है, इसके बावजूद भी उसे ऐसा लगता है, बिलीव करता है कि जो जेड है वही वाई है, और जेड को अरेस्ट कर लेता है। तो यहाँ भी ए जो है उसने कोई भी ऑफेंस नहीं कमिट किया, क्योंकि उसने ड्यू इंक्वायरी की। और जब हम यहाँ क्या हुआ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ, ठीक है। पहला चीज देखो, पहला चीज ये है कि ए को काम करना ही है, कोर्ट का ऑर्डर मानना ही है, तो ये बाउंड बाय लॉ होगा, ठीक है। पहला चीज बाउंड बाय लॉ के बारे में बात करता है। अगर ऐसा नहीं करेगा तो आपको भी पता है कि भाई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कमिट करेगा उसके द्वारा, या होगा। और इसमें देखो, इसमें एक चीज और बात किया गया है कि जो व्यक्ति अरेस्ट करता है वही गुड फेथ में करता है। गुड फेथ तब माना जाता है, अगर आप गुड फेथ का डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि उसको ड्यू इंक्वायरी करना चाहिए, प्रॉपर प्रिकॉशन लेना चाहिए, ठीक है। और उसने लिया भी इस वाले केस में, ठीक है। तो इसलिए उसने कोई भी ऑफेंस नहीं कमिट किया। तो इस इलस्ट्रेशन में हम बाउंड बाय लॉ के बारे में बात करते हैं, गुड फेथ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं ये बताना चाहता है कि अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ है तो वह मिस्टेक ऑफ फैक्ट होना चाहिए, ना कि मिस्टेक ऑफ लॉ होना चाहिए, और वह गुड फेथ में होना चाहिए, मतलब ड्यू इंक्वायरी के द्वारा किया जाना चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं कि अब हम पुलिस ऑफिसर को एक आदेश हुआ कि जाइए भैया इसको अरेस्ट कर लीजिए, अब वो ना इंक्वायरी किया ना इंक्वायरी, बस अपना काम पूरा करने के लिए गया, चौराहे पे किसी को पकड़ लेके चलाया। तो वहाँ ड्यू इंक्वायरी नहीं हुई ना, प्रॉपर उसके द्वारा पूछताछ नहीं हुआ कि भैया जिस बंदे को मैं पकड़ने आऊँ क्या वही है। तो यहाँ गुड फेथ जो है मिसिंग था। तो वहाँ पर जो ये है सेक्शन 14 एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि गुड फेथ नहीं था। इवन आपने क्या नाम है मिस्टेक ऑफ फैक्ट किया है, लेकिन तब भी अगर गुड फेथ नहीं है, मतलब आपने एक ड्यू इंक्वायरी नहीं की है, तो उसमें आपको 14 में एक्सेप्शन नहीं दिया जाएगा। तो ये सारा चीज इलस्ट्रेशन बताता है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें थी जो बेयर प्रोविजन की रिगार्डिंग थी, जो कि सेक्शन 14 के बारे में बात करता है। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सी रेस्ट ऑफ द पार्ट रिगार्डिंग द सेक्शन 14 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023, ओके। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको सेक्शन 14 समझ में आ गया होगा कि सेक्शन 14 का बेयर प्रोविजन में यही बात किया गया है कि एक व्यक्ति को तब क्रिमिनल लायबिलिटी से एब्सॉल्व किया जा सकता है जब उसके द्वारा ऐसा कोई काम किया गया है जो कि वह कानून के द्वारा बाध्य था या बाउंड बाय लॉ था, या उसके द्वारा मतलब मिस्टेक ऑफ फैक्ट में, जो कि मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं है, उसमें गुड फेथ में ऐसा बिलीव किया गया है कि उसके द्वारा जो कि काम किया गया है वह बाउंड बाय लॉ था, इसलिए उसने किया। तो इन दोनों कंडीशन में उसको मतलब क्या नाम है एब्सोल्यूट या उसको एब्सोल्युटली एब्सॉल्व कर दिया जाएगा क्रिमिनल लायबिलिटी से, ओके। तो ये चीज बात किया गया है। अब इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो है, जैसे गुड फेथ हो गया, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ, ये सब सारी चीजें हो गई, ठीक है। तो अब इसको हम इंडिविजुअली समझेंगे कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट है क्या, ठीक है, और क्यों इसको मिस्टेक ऑफ फैक्ट को ही रिकॉग्नाइज किया जाता है, ना कि मिस्टेक ऑफ लॉ को, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं। तो अगर मतलब समझे तो सेक्शन 14 जो है प्रोटेक्ट करता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट को, ना कि मिस्टेक ऑफ लॉ को, ठीक है। अब ऐसा क्यों करता है, ठीक है, अभी तो ये बेयर प्रोविजन हो गया, वही जो लिखा था उसको पढ़ लेने के बाद। तो क्यों करता है केवल मिस्टेक ऑफ फैक्ट को प्रोटेक्ट, इसलिए करता है क्योंकि इसके रिगार्डिंग एक मैगजिम है, लैटिन मैगजिम, जो है इग्नोरेसिया फैक्टी डोथ एक्सक्यूजेट इग्नोरेसिया जूरिस नॉन एक्सक्यूजेट। मतलब प्रोनाउंसिएशन अगर गलत हुआ हो तो भाई सॉरी, बिकॉज ये थोड़ा उस तरीके से है ही ना लैटिन, तो लैटिन का क्या प्रोनाउंसिएशन होगा वो फिर थोड़ा इशू हो जाता है ना। तो यही चीज है। अब इसका मतलब जो है ये बताता है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ जो है एक एक्सक्यूज नहीं है, जबकि इग्नोरेंस ऑफ जो फैक्ट है उससे एक्सक्यूज किया जा सकता है। तो जो ये लैटिन मैगजिम है वो यही कहना चाहता है कि अगर आपने, ठीक है, अगर आपको कानून की जानकारी नहीं है या उसका आप इग्नोरेंस करते हैं, उसको ना मानते हैं, तो वह एक एक्सक्यूज नहीं है, मतलब उस टाइम आपको छोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन वही चीज अगर आपका भाई मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से कोई चीज हो गया है तो उसमें आपको छोड़ दिया जाएगा, या वो एक ग्राउंड होगा अंडर सेक्शन 14, ठीक है, ताकि आपको जनरल डिफेंस मिल जाए और आप सारे क्रिमिनल लायबिलिटी से एब्सॉल्व हो जाए। वही चीज बात करता है।
और इसलिए जो सेक्शन 14 है वह भी इसी लैटिन मैक्सिम पे बेस्ड है, ठीक है, और प्रोटेक्ट करता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट को, ना कि मिस्टेक ऑफ लॉ को, ठीक। तो एक चीज और ध्यान रखने वाली चीज है कि जो मिस्टेक ऑफ लॉ और इग्नोरेंस ऑफ लॉ, इनको हम जनरली इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ जो है उस टाइम होता है जब हम किसी लॉ को गलत तरीके से पढ़ते हैं, समझते हैं, और इग्नोरेंस ऑफ लॉ जब होता है जब हम जान के किसी लॉ को इग्नोर करते हैं, मतलब उसको फॉलो ना करते हैं, तब होता है। लेकिन इंटरचेंजेबली उसको हम पढ़ लेते हैं, इसको हम समझेंगे भी कि क्या होता है, बट लेट्स सी रेस्ट ऑफ द पार्ट। तब तक के लिए आप देखते हैं जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ है, और एक चीज हम जान गए कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट को ही जनरल एक्सेप्शन दिया जाता है, जनरल डिफेंस दिया जाता है, ना कि मिस्टेक ऑफ लॉ को। अब इसके रिगार्डिंग कुछ लैंडमार्क केसेज हैं, उसको हम देखते हैं। अब भाई मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ को समझने के लिए एक बहुत ज़्यादा अच्छा केस है, और इसका जो फैक्ट है वो भी बहुत अच्छा है। तो ये जो केस है चिरंगी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का केस है, जिसमें कि चिरंगी लोहार जो था एक 45 वर्ष का आदमी था, जो कि इदनार बस्तर में रहता था, ठीक है, और इसके साथ में इसका 12 साल का एक लड़का घुड़साई भी रहता था, और उसकी एक लड़की भी साथ में रहती थी जिसका शादी नहीं हुआ था, ठीक है, और इन्हीं सभी लोगों के साथ उनका एक भतीजा भी रहता था जिसका नाम था खोटला। तो घटना इस दिन की है, अब 3 अप्रैल 1951 की घटना है। उस टाइम चिरंगी और उसका लड़का घुड़साई जो है वह क्या नाम है कुछ पत्ते इकट्ठे करने के लिए जाते हैं आसपास के माउंट के पास, ठीक है, और जो चिरंगी था उसके पास एक क्या कहते हैं एक्स था। एक्स मतलब क्या होता है, वो क्या कहते हैं कुल्हाड़ी, ठीक, कुल्हाड़ी लेके चिरंगी और घुड़साई जाते हैं, ठीक है, आसपास के एक माउंट या टीले के पास, ठीक है। बाद में खोटला जो कि भतीजा था, उसके द्वारा पाया जाता है कि जो घुड़साई है वह मिसिंग था, नहीं मिल रहा था, और जो चिरंगी था वह जमीन पे लेटा हुआ था, ठीक है, बेहोश अवस्था में सो रहा था, और चिरंगी के बगल में क्या था कि जो उसका कुल्हाड़ी था उसके ऊपर खून के धब्बे या ब्लड स्टेन्स लगे हुए थे। जब उसने चिरंगी से क्वेश्चन किया, ठीक है, किसने, खोटला ने, ठीक, चिरंगी से जब वो पूछता है तो उसने कन्फेस कर लिया, स्वीकार कर लिया कि उसने ही अपने बच्चे को मारा है, ठीक है, और उसने इसलिए मारा क्योंकि उसको ऐसा लगे कि उसके ऊपर कोई मैजिकल टाइगर है, ठीक है, जो कि उसके ऊपर अटैक कर रहा था। लेकिन उसे पूरे तरीके से पूरा इंसिडेंट याद नहीं आ रहा था, क्योंकि उसको उसकी जो सोचने और समझने की क्षमता थी वह उस टाइम बिल्कुल खो चुकी थी, ठीक है। और ऐसा देखा भी गया कि जो चिरंगी था उसके शरीर पे कुछ माइनर इंजरीज थे, मतलब नॉर्मल चोट थे, जो कि ऐसे होता क्योंकि वह एक पत्थर पे गिर गया था, ठीक है, इस वजह से उसके पास इंजरीज आ गई थी। तो कोर्ट को ऐसा लगा कि जो चिरंगी था उसने इंटेंशनली अपने बच्चों को नहीं मारा, ठीक है, और ये जो मर्डर हुआ है ये आउट ऑफ ए स्टेट ऑफ कंफ्यूजन और मिस एप्रीहेंशन की वजह से हुआ है, और ऐसा कुछ सर्कमस्टेंस अराइज भी नहीं हो रहा था जिसके आधार पे हम चिरंगी को मतलब लायबल घोषित कर सकें। इसलिए कोर्ट ने उसको क्या नाम है मर्डर के लिए गिल्टी नहीं माना, ठीक है, और उसको सभी चार्जों से एक्विट कर दिया, मतलब छोड़ दिया उसको। तो सीधा सा भाई देखो चिरंगी को क्या लगा था इस टाइम, पहला चीज चिरंगी भाई अपने बच्चों को क्यों मारेगा, पहला चीज ये हो गया। दूसरा चीज उनके बीच में कोई बिटर रिलेशनशिप था नहीं, आराम से सब अच्छे से रह रहे थे। तीसरा चीज जब वहां पर पाया गया कि उसके बॉडी पे कुछ पत्थर पे गिरने की वजह से निशान भी थे, तो इन सब सारी चीजों से सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से प्रूफ हो गया कि कहीं ना कहीं उस टाइम वो जब उसने अपने बच्चे को मारा तो उस टाइम अपना सारा सेंस खो चुका था, क्योंकि उसको वह एक पत्थर पे गिर गया था जिससे उसकी सारी सेंसेस खो चुकी थी, और उसको क्या लगा कि जो उसका बच्चा है वो एक मैजिकल टाइगर है और वो उसके ऊपर अटैक करने वाला है, दैट्स व्हाई ही किल्ड हिज ओन सन, ठीक है। तो इसलिए इसमें चिरंगी को मर्डर के लिए गिल्टी नहीं माना गया और उसको सभी चार्जेस से एक्विट कर दिया गया, मतलब सभी जितने भी उसके ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटीज थी उन सारी क्रिमिनल लायबिलिटीज से एब्जॉर्ब कर दिया गया। नाउ लेट्स मूव एट एंड सी रेस्ट ऑफ द पार्ट। अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट के रिगार्डिंग एक दूसरा केस देखते हैं जिसका नाम है स्टेट ऑफ ओडिशा वर्सेस खोरा घासी, जो कि ओडिशा हाई कोर्ट का जजमेंट है। तो इसमें क्या हुआ कि जो प्रोसिक्यूशन था उसका केस यह था कि एक रात को जो कि 16 अगस्त 1975 की रात को जो पीड़ित था, ठीक है, जिसके साथ घटना घटित हुई थी, वह अक्यूज के मेज के खेत में, ठीक है, तो मेज के खेत में क्या नाम है वह मेज चुराने के लिए घुस जाता है। मेज मतलब आई थिंक मकई होता है, तो मकई चुराने के लिए वह खेत में घुस जाता है, ठीक है, ठीक। तो जो पीड़ित था वह अगस्त 16 1975 की रात को, ठीक है, अपराधी के खेत में कुछ मकई चुराने के इंटेंशन से घुस जाता है, और जो वह अपराधी है, ठीक है, या अपराधी नहीं कहेंगे, आरोपी है, ठीक है, जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है, अक्यूज है, वह उस टाइम अपने खेत की रखवाली कर रहा था। और जब यह पीड़ित उसके खेत में घुसता है, या जो डिसीज है वो उसके खेत में घुसता है, तो उसको कुछ आवाज सुनाई देता है, ठीक है, अक्यूज को, और उसने सोचा कि भाई कोई भालू आया होगा मकई चुराने के लिए, लेने के लिए, या क्या नाम है मेज लेने के लिए, ठीक है। तो इसी चीज को सोचते हुए जो अक्यूज था उसने एक तीर मार दिया उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन से आवाज आ रहा था खेत में, और ये जो तीर था वह जाके डायरेक्टली जो डिसीज है, पीड़ित है, उसके पेट में लगता है, और इससे उसे बहुत ज्यादा इंजरी हो जाता है, बहुत ज्यादा इसको घाव हो जाता है, ठीक है।
और सेवियर इंजरी हो जाता है, ठीक है। तो अब इसी टाइम जब इसको इंजरी हुआ तो ये जो डिसीज था, पीड़ित था, वो डायरेक्टली अपने घर को भागा और इस घटना को उसने अपने दादी माँ से बताया कि अक्यूज ने, ठीक है, उसको मारा है, मतलब तीर से मारा है, और इसी के साथ वह अपना कॉन्शियसनेस या मतलब उस टाइम जो मतलब बातचीत कर रहा था उसको खो देता है और बेहोश हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, बेहोश हो जाता है, ठीक है, और कुछ टाइम के बाद मर भी जाता है। अब दूसरे दिन सुबह जो पीड़ित के पिताजी थे उन्होंने विलेज में, गांव में एक पंचायत बुलाया, ठीक है, या गांव की मीटिंग बुलाई, जहां पर जो अक्यूज था जिसने तीर मारा था उसने मान लिया कि हाँ मैंने तीर चलाया है, लेकिन मैं नहीं जानता था कि आपका लड़का वहां पर है। मुझे लगा कि वहां पर एक भालू है जो कि मेरे मकई को या मेज को चुराने के लिए आया है, इसलिए मैंने उधर मतलब एरो से शॉट किया, ठीक। और पिताजी ने, जो बच्चे के पिता थे, जो पीड़ित था, उसके पिता ने इस इंसिडेंट को पुलिस को भी रिपोर्ट कर दिया और अक्यूज जो था उसको मृत्यु के लिए, सॉरी मर्डर के लिए, मृत्यु के लिए, खून के लिए उसको क्या नाम है कोर्ट में ट्राई किया जाने लगा, या मर्डर के रिगार्डिंग वहां पर प्रोसीडिंग चलने लगी कोर्ट में। लेकिन जो कोर्ट है उसके द्वारा ऐसा पाया गया कि जो जितना भी एक्शन था, ठीक है, इस अक्यूज का या जो भी उसने किया है वो एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट में फॉल करता है, क्योंकि उसने जान के नहीं मारा भाई, उसको लगा, आवाज आई, उसको लगा कि भाई कोई मतलब कोई होगा जानवर वगैरह, क्योंकि अगर आप चोर हो भाई तो थोड़ी ना मैं इंक्वायरी करूंगा कि चोर भैया आप इंसान हो या जानवर, आप ही आए हो मेरे खेत में चुराने के लिए, तो उसे लगा कि भाई ऐसा कोई चुराने आएगा नहीं, होगा कोई भालू वगैरह, तो भालू का, बियर का अगर उसको थोड़ा सा भी आभास हुआ इसलिए उसने शूट कर दिया, और इसको कोर्ट के द्वारा मिस्टेक ऑफ फैक्ट में कंसिडर किया गया और कोर्ट ने अक्यूज के अक्यूटल को अपहेल्ड किया और उसको छोड़ दिया गया, और जो इसके अगेंस्ट डिसीजन था उसको डिसमिस कर दिया गया, ठीक है, हाई कोर्ट के द्वारा। तो यहाँ पर भी मिस्टेक ऑफ फैक्ट कंसिडर किया गया, और जो अक्यूज था उसके द्वारा जो ये चलाया गया था तीर डिसीज के ऊपर, ये जानकर कि कोई भालू आके उसके मकई खेत में उसका मकई या मेज चुरा रहा है, उसको एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट माना गया और छोड़ दिया गया, टोटली एब्जॉर्ब कर दिया गया। तो ये भी केस बहुत अच्छा है, आप इसको समझना, ओके। मुझे लगता है कि केस आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स सी अनदर केस जो कि है ग्रांट वर्सेस बोल, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि जो व्यक्ति था उसको इमिग्रेशन एक्ट 1971 के अंतर्गत चार्ज किया जाता है, इसलिए क्योंकि जितना लिमिट था उसको रुकने के लिए उस जगह पे उससे ज्यादा वह रह चुका था, ठीक है, और यहाँ पर ही कैन नॉट अप्लाई फॉर डिफेंस दैट इज मिस्टेक ऑफ लॉ, ठीक। तो इसमें कहीं ना कहीं कहा गया कि अगर भाई आपको किसी लॉ के अंतर्गत ये दिया गया है कि आप इसके बियॉन्ड लिमिट के बाद नहीं रह सकते, तो और अगर आप ऐसा रह जाते हैं तो आपको मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं दिया जा सकता, ठीक है, डिफेंस के तौर पे, इस चीज को इसमें कहा गया। तो कहीं ना कहीं इसमें जो ग्रांट वर्सेस बोल था उसमें कहा गया कि आपको मिस्टेक ऑफ फैक्ट में ही आपको केवल डिफेंस मिल सकता है, ना कि मिस्टेक ऑफ लॉ में। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सी रेस्ट ऑफ द पार्ट। तो दोस्तों मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ के रिगार्डिंग ही इसको हम कंटिन्यू करते हैं और एक अनदर केस को देखते हैं जो कि आर वर्सेस टॉल्सन। तो इस केस में जो अपीलेंट था, ठीक है, उसकी शादी होती है सितंबर 1880 में, ठीक है, जो अपीलेंट थी उसकी शादी होती है सितंबर 1880 में, और उसका हस्बैंड जो है वो दिसंबर 1881 में गायब हो जाता है, मिस हो जाता है, ठीक है। तो एक साथ देखो, अगर दोनों की शादी हुई, पति पत्नी हो गए, उसके बाद 80 में तो शादी हुई, 81 में भाई पति जी गायब हो गए, ठीक है, इस तरीके से। और कुछ दिन के बाद उस लड़की को, महिला को इन्फॉर्म किया जाता है कि जिस शिप पे, मतलब जिस जहाज पे उसके पतिदेव थे वह जहाज ही गायब हो गया है, मतलब कहीं खो गया है। तो इस केस में जो पत्नी ने ऐसा मान लिया, बिलीव कर लिया कि वह मर चुका है, ठीक है, व्यक्ति मर चुका है, ठीक है, और सी रीमैरिड 6 ईयर लेटर, ठीक। और ऐसा मानने के बाद वह 6 साल बाद शादी कर लेती है, लेकिन शादी के 11 महीने के बाद ही, ठीक है, उसका जो हस्बैंड होता है रीअपियर्ड होता है, मतलब फिर से आ जाता है, ठीक। मतलब जैसे ही उसका दूसरा शादी हुआ लेडी का 6 साल के बाद, ठीक, वैसे ही उसके 11 महीने के बाद उसका जो हस्बैंड है वह वापस आ जाता है और उसके ऊपर बाइगेमी का चार्ज लगा देता है, ठीक। तो इस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो लड़की थी उसके पास मिस्टेक ऑफ फैक्ट का मतलब जो वैलिड डिफेंस है, क्योंकि इट वाज रीजनेबल फॉर हर टू बिलीव हर हस्बैंड वाज डेड अंडर द सर्कमस्टांसेस। तो ऐसा मतलब कोर्ट के द्वारा माना गया कि भाई उसको वैलिड ग्राउंड दिया जाएगा मिस्टेक ऑफ फैक्ट का, क्योंकि भाई जितने सर्कमस्टांस राइज करते हैं कि भाई 6 साल के लिए आप आए ही नहीं। दूसरा चीज ऐसा भी पता चला कि आप जिस शिप पे थे उस शिप ही लॉस्ट हो गई है, तो व्यक्ति के पास क्या आशा बचेगा, और उसने 6 साल तक वेट भी किया, और इवन आप शादी के 11 महीने के बाद आते हो। तो भाई इतना सर्कमस्टांशियल एविडेंस को देखते हुए कोर्ट को लगा कि जो डिफेंस लिया जा रहा है कि लेडी के द्वारा मिस्टेक ऑफ फैक्ट का, दैट इज वैलिड ग्राउंड, और उसको सारी लाइबिलिटीज से जो भी उसके ऊपर बाइगेनी का केस किया गया था उससे उसको एक्यूट कर दिया गया। तो यह केस भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको भी याद रखना, ओके। अब जो अनदर केस है आर वर्सेस प्रिंस। तो दोस्तों आर वर्सेस प्रिंस जो केस है इसका जो फैक्ट है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इसमें क्या होता है कि
इस केस में भी डिफेंस ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है वो रेज किया गया था, लेकिन कोर्ट के द्वारा इसमें उसको माना नहीं गया था, एक्सेप्ट नहीं किया गया था, ठीक है। तो इस केस में क्या था कि जो डिफेंडेंट थे, डिफेंडेंट कौन थे, हेनरी प्रिंस थे, वो भैया जी एक अविवाहित लड़की को, ठीक है, जो कि 16 साल के अंदर थी, ठीक, उसके पिता के बिना परमिशन के, ठीक, ले जाते हैं और इस बिलीव के साथ ले जाते हैं कि वे 16 साल से ज़्यादा उम्र के थे। और जो प्रिंस जी थे इन्होंने आर्ग्यू किया कि उसके द्वारा जो मिस्टेक किया गया था वो ये था कि गर्ल्स की जो एज है उसके रिगार्डिंग उसने मिस्टेक किया है और उसने ऐसा बिलीव किया था कि जो लड़की है वो 16 साल से ऊपर है, जो कि उसके इस एक्शन को, मतलब लड़की के पिता के पोजीशन से बाहर ले जाना उसके बिना, उनके पिताजी के बिना कंसेंट के, इस कार्य को लॉफुल बना देता है, क्योंकि जो लड़की थी वह 16 साल से ऊपर थी एज पर द बिलीव ऑफ हेनरी प्रिंस, ठीक है। ऐसा आर्गू किया गया मतलब प्रिंस के द्वारा, लेकिन कोर्ट ने रूल आउट किया कि जो यह आपका गलत तरीके से बिलीव था, मिस्टेकन बिलीव था, वह एक वैलिड डिफेंस नहीं है, क्योंकि जो आपने एक्ट किया है, ठीक है, वह उस टाइम भी रॉन्गफुल और इमोरल है, ठीक है। तो कोर्ट ने कहा कि अगर आपको यह भी मान लिया जाए कि आपने जो लड़की को ले गए और वह आपका मिस्टेक ऑफ फैक्ट था, तब भी आपने जो एक्ट कमिट किया वो इनहेरेंटली रॉन्ग था, इसलिए आपको मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है नहीं दिया जाएगा। इस चीज को इस केस में कंसिडर किया गया। तो यह भी मिस्टेक ऑफ फैक्ट के रिगार्डिंग एक बढ़िया केस लो है। तो मुझे लगता है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि इसके फैक्ट क्या थे और क्यों मिस्टेक ऑफ फैक्ट का ग्राउंड नहीं दिया गया, क्योंकि जो अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट को हटा भी दिया जाए तो जो एक्ट किया गया था हेनरी प्रिंस के द्वारा वह एक इमोरल और इनहेरेंटली रॉन्ग एक्ट था, इसलिए उसको मिस्टेक ऑफ फैक्ट का वो नहीं दिया गया डिफेंस। नाउ लेट्स मूव ऑन सीरियस टू द। तो दोस्तों अब केस देखते हैं रेक वर्सेस फेडरिक जॉन्स का केस। तो इस केस में क्या था कि एक गन था जो लोडेड था, उसमें बुलेट्स वगैरह थी, ठीक है। जो कि जो व्यक्ति मतलब गन को लिया था, जिसके हाथ में गन था, उसको ये फैक्ट नहीं पता था कि गन लोडेड है और उसने जो गन का ट्रिगर है उसको उसने दबा दिया, ठीक, और ट्रिगर दबाने की वजह से, ठीक, एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इस केस में कोर्ट के द्वारा हेल्ड किया गया था कि ये एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट था, क्योंकि इस सिचुएशन में जो व्यक्ति इस गन को लिया था और जिसने इस ट्रिगर को दबाया उसको ये नहीं पता था, भाई इस चीज की नॉलेज नहीं थी कि गन लोडेड है, तो इसलिए इस केस में उसको मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंतर्गत माना गया और उसके ऊपर जो मर्डर की लायबिलिटीज थी वो न लगाया गया, ठीक है। इस चीज को इसमें बताया गया है। नाउ लेट्स सी द अनदर केस। तो जो नेक्स्ट केस है वह है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एम एच जॉर्ज का केस। तो इस केस में क्या था कि इस केस में in the exercise of the power conferred under section 8 of foreign exchange regulation act 1947 the government of india issued on august 25 1948 a notification। तो जो सेक्शन 8 है, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 का, उसका प्रयोग करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अगस्त 25 1948 में एक नोटिफिकेशन इशू किया जाता है कि गोल्ड, सोना और सोने से बने चीजें, गोल्ड आर्टिकल्स, जो कि इंडिया में नहीं लाना है, ठीक है, या इंडिया में नहीं भेजना है, ठीक, बिना जनरल या स्पेशल परमिशन ऑफ आरबीआई के। तो जो अगर आरबीआई के स्पेशल या जनरल परमिशन मिल गया है तभी भी क्या नाम है, जो सोना है और सोने से बने आर्टिकल्स को भेजा जा सकता है या इंडिया में लाया जा सकता है, लेकिन सेक्शन 8 का प्रयोग करते हुए इसको प्रोहिबिट कर दिया गया। इसके बावजूद भी जो जॉर्ज जी थे इनके द्वारा काफी सोना लाया गया था रख के, ठीक, तो इसलिए जॉर्ज को 1 साल के लिए जेल का सजा हुआ, इम्प्रिजनमेंट हुआ, क्योंकि उनके द्वारा इंडिया में आरबीआई के परमिशन के बिना सोना लाया गया था। और इसमें कहा गया कि जॉर्ज को कानून जानना चाहिए, क्योंकि चाहे इंडियन हो या आउटसाइडर हो, उनको लॉ के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट अ एक्सक्यूजेबल एक्ट, ठीक। मिस्टेक ऑफ लॉ को हम क्या नाम है, एक्सक्यूज नहीं कर सकते, नहीं छोड़ सकते, और मिस्टेक ऑफ फैक्ट को ही हम जनरल डिफेंस में डिफेंसेस प्रोवाइड करते हैं। इस चीज को इस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एम एच जॉर्ज के केस में हेल्ड किया गया। नाउ लेट्स सी रेस्ट ऑफ द पार्ट। तो अब देखते हैं कि जो अगर हम पढ़े सेक्शन 14 को ध्यान से, तो उसमें लिखा कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट होना चाहिए, वह गुड फेथ में होना चाहिए। तो सेक्शन 14 जो है मिस्टेक ऑफ फैक्ट को गुड फेथ में ही केवल प्रोटेक्ट करता है, ठीक। अब दोस्तों देखते हैं कि जो गुड फेथ यूज हुआ है वर्ड, इसका मतलब क्या है। तो जो गुड फेथ है वह सेक्शन 2 क्लॉज 11 जनरल एक्सप्लेनेशन जो दिया गया है ना, वहां पर दिया गया है, जनरल डेफिनेशन जो दिया गया है वहां पर दिया गया है, सेक्शन उसके सेक्शन 2 क्लॉज 11 में गुड फेथ के डेफिनेशन को दिया गया है। तो इसमें कहा गया है कि नथिंग इज सेड टू बी डन या बिलीव्ड इन गुड फेथ। तो कोई चीज भी हम नहीं कहेंगे कि वो चीज गुड फेथ में किया गया था या उसको गुड फेथ में माना गया था, जब तक वह चीज किया गया हो या बिलीव किया गया हो ड्यू केयर के साथ और टेंशन के साथ, ठीक है। तो किसी चीज को हम गुड फेथ में तभी मानेंगे जब वह ड्यू केयर करके किया गया हो या बिलीव किया गया हो और प्रॉपर अटेंशन के साथ। ऐसा नहीं कि रैंडमली आप गए और बिना प्रिकॉशन लिए, जैसे उसमें हमने एक एग्जांपल पढ़ा था ना कि उसने दूसरे व्यक्ति को तब अरेस्ट किया था, एग्जांपल बी जो था, उसने ड्यू प्रिकॉशन लिया था, तो उस टाइम वो ड्यू मतलब गुड फेथ में था, उसने काम किया था। तो इसमें ड्यू केयर एंड अटेंशन होना चाहिए, तभी हम मानेंगे कोई व्यक्ति कोई कार्य या कोई चीज बिलीव कर रहा है गुड फेथ में। इस डेफिनेशन को दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें गुड फेथ का मतलब समझना है। अब इसके रिगार्डिंग में कुछ लैंडमार्क केसेस हैं, उसको देखते हैं। तो जो पहला केस है वह है कीसो साहू एंड अदर्स वर्सेस
सालिग्राम साहब, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि इस केस में कोर्ट ने कहा कि जो अक्यूज था उसने गुड फेथ शो किया है, ठीक है, और उसने बिलीव किया था कि जो ऑफेंस है स्मगलिंग का, राइस के स्मगलिंग का, वह प्लेंटिफ के घर पे हो रहा है, ठीक। इसलिए उसने जो मतलब कार्ड था, मतलब जिस चीज से कार्ड का मतलब जो बैलगाड़ी टाइप का होता है ना, जिससे क्या नाम है राइस वगैरह ले जाया जाता है, तो जो कार्ड था और कार्डमैन था उसको अक्यूज ने पुलिस स्टेशन तक लेकर लाया, पकड़ लेके आया, क्योंकि भाई उसको गुड फेथ में ऐसा बिलीव था कि वहां पर राइस का स्मगलिंग हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए अक्यूज ने जो कार्डमैन था और कार्ड को पुलिस स्टेशन पे ले आया, और बाद में पता चलता है कि जो ये उसका शक था ये गलत था। तो इस केस में अक्यूज को मिस्टेक ऑफ फैक्ट का डिफेंस दिया गया था, क्योंकि वह जो बंदा था वह एक्ट कर रहा था गुड फेथ में, ठीक है। जो भी मिस्टेक ऑफ फैक्ट था उसका कि भाई यहाँ पर स्मगलिंग ऑफ राइस हो रहा है, वो एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट ही था ना, लेकिन जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट था उसने उसको एक गुड फेथ में लगा था, इसलिए उसने क्या नाम पुलिस स्टेशन तक कार्ड और कार्डमैन को ले गया, ठीक। तो इस केस में उसको एक्ट ऑफ गुड फेथ माना गया और उसको एब्सॉल्व कर दिया गया सारी लायबिलिटी से। अब जो दूसरा केस है उसको देखते हैं। तो दोस्तों जो दूसरा केस है वह है स्टेट ऑफ ओडिशा वर्सेस भगावन बरी का केस, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि जो अक्यूज था, ठीक है, और डिसीज था, मतलब जो पीड़ित था और जिसपे आरोप लगाया गया था, उन दोनों में बहुत बिटर रिलेशनशिप था, मतलब टेंस रिलेशनशिप था। किस वजह से? गाय चराने की वजह से, मतलब कैटल ग्रेजिंग, मतलब उसको भाई गाय चराने के संबंधित कुछ झगड़ा बॉल चल रहा था पहले से। तो जिस दिन की ये घटना है इस केस की, उस दिन जो पीड़ित था, डिसीज था, वह तालाब पे गया ताकि वह अपने बर्तन को वापस ला सके, ठीक है, वापस लाने के यूटेंसिल्स को रिट्रीव करने के लिए गया था डिसीज, और उसी टाइम उसके सिर पर एक लाठी के द्वारा वार किया गया, ठीक है, या वुडन स्टिक, लाठी मतलब वुडन स्टिक, तो उससे वार किया गया, ठीक है, अक्यूज के द्वारा। और अक्यूज के द्वारा क्लेम किया गया कि भैया हमने सोचा कि वह चोर था और इस मिस्टेक ऑफ फैक्ट में हमने उस पर वार कर दिया और मुझे लगा कि भाई वो कुछ सामान मन चुराने आया है डिसीज। तो इसमें कोर्ट ने कहा कि देखो अक्यूज जो था वह गुड फेथ में काम नहीं किया है, ठीक है, जो भी उसका मिस्टेक ऑफ फैक्ट था वह गुड फेथ में नहीं था, क्योंकि अगर देखा जाए इस पूरे फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को, तो देयर वाज नो रीजन फॉर हिम टू बिलीव दैट ही वाज स्ट्राइकिंग अ थीफ एट दैट टाइम। तो भाई कुछ भी सर्कमस्टांसेस अराइज नहीं हो रहा जिसमें वह ऐसा कुछ मान सके कि वह एक चोर को मार रहा है, क्योंकि भाई उसको ड्यू केयर एंड अटेंशन देखना चाहिए। भाई अगर आप कोई व्यक्ति जाके तालाब से कुछ ले रहा है, आपके बाद कंफर्म तो कीजिए, हुआ ऐसा तो नहीं कि भैया आप जाके जड़ देंगे पीठ पे कि चलो भैया चोर में बैठा है, समझिए, राइट, अंडरस्टैंड। तो इस केस में भी वही हुआ। तो भाई ये पर्सनल कुछ इशू बिटरनेस चल रहा था, ठीक है, रिलेशनशिप में दोनों के काउ या कैटल ग्रेजिंग के रिगार्डिंग, और इसको पूरा करने के लिए वो जाके भैया मौका पाया, हिट कर दिया सिर पे और कहने लगा भाई इट वाज मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड गुड फेथ, कि मुझे लगा कि भैया जो बंदा है डिसीज है वह कुछ चीजें चुराने के लिए आया मेरे तालाब पे, इसलिए मैंने हिट कर दिया और मुझे मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड गुड फेथ का डिफेंस दिया जाए अंडर सेक्शन 14। पहले मतलब सेक्शन 14 नहीं था, लेकिन ऐसा उस टाइम कहा गया जो प्रीवियस सेक्शन था, ठीक है। तो इसमें कोर्ट के द्वारा कहा गया कि आपने भाई ड्यू प्रिकॉशन का काम नहीं किया है, आपको प्रॉपर ध्यान देना चाहिए, और जो फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस दिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपने गुड फेथ में उसको मारा नहीं, और आप कैसे मान सकते हैं कि ही वाज अ थीफ जब आप उसको मार रहे थे। तो इस केस में भी उसको क्या नाम है, जो गुड फेथ का डिफेंस नहीं दिया गया, मतलब कोर्ट के द्वारा कहा गया कि आपको जो एक्ट था वह जो आपने मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो डिफेंस लिया इन गुड फेथ, दैट वाज नॉट इन गुड फेथ एट ऑल। नाउ लेट्स मूव इन सीरियस ऑफ द पार्ट और देखते हैं नेक्स्ट केस को। तो दोस्तों जो किंग एम्परर वर्सेस तुस्तिपदा मंडल का केस था, इस केस में कोर्ट के द्वारा कहा गया कि देखो भाई अगर ऐसा है कि मतलब जैसे जो अक्यूज था वह ऑब्लिगेटेड था कि भाई उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए सर्कमस्टांस को कि भाई वहां पर ये चीज है कि नहीं, किसी चीज को फैक्ट को उसको कंफर्म करना चाहिए, और अगर अक्यूज ने जो वेरिफिकेशन जरूरी था, ठीक है, जो इंक्वायरी जरूरी था अक्यूज के द्वारा, वह उसके द्वारा अगर परफॉर्म नहीं किया गया है, ठीक है, प्रॉपर इंक्वायरीज नहीं किया गया उसके द्वारा, तो उस केस में ऐसा नहीं माना जाएगा कि उसने जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट किया है गुड फेथ में किया है, और जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड गुड फेथ उसको नहीं मिलेगा। तो वही चीज में बात किया गया कि ड्यू केयर एंड अटेंशन होना चाहिए, ठीक, ऐसा नहीं कि आप रैंडमली जाके बिना इंक्वायरी के आप किसी को ठोक ठाक दिए और उसके बाद कह रहे हैं कि भैया हमको तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड गुड फेथ दीजिए और आर्टिकल सॉरी सेक्शन 14 में हमको छोड़िए, एब्जॉर्ब कीजिए सारे क्रिमिनल लायबिलिटीज से। तो ऐसा नहीं वर्क करता। तो इसलिए इसमें कहा गया कि ड्यू केयर एंड अटेंशन होना चाहिए, और अगर रिक्वायर्ड है तो प्रॉपर इंक्वायरी होना चाहिए, ठीक है, तब जाके आप गुड फेथ का मतलब वो प्रोटेक्शन ले सकते हैं, मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड गुड फेथ। ओके, लेट्स मूव इन सीरियस ऑफ द पार्ट। तो दोस्तों एक चीज और ध्यान रखना है कि जो सेक्शन 14 है वह सुपीरियर ऑर्डर को भी प्रोटेक्ट करता है। मतलब आपने कोई भी एक अगर सुपीरियर ऑर्डर में इन कन्फर्मिटी विद कमांड लॉ आपने अगर कोई एक्ट किया है तो उसको हम एब्जॉल्व कर सकते हैं, हम नहीं एब्जॉल्व कर सकते, कोर्ट एब्जॉल्व कर सकता है एज पर सेक्शन 14, ठीक है, जिसमें आपको सुपीरियर ऑर्डर का प्रोटेक्शन दिया जाएगा। ओके, तो एक चीज देखते हैं, आप बोले सोचेंगे कि भैया ये सेक्शन 14 में क्या बात हुआ है, तो अगर हम देखें तो कोई भी वहां पर एक्सप्लिसिटली ऐसा कुछ मेंशन नहीं है सुपीरियर ऑर्डर के बारे में, ठीक है, डेफिनेशन जो या जो भी उसमें वर्डिंग्स है सेक्शन 14 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 का, उसमें क्लियरली कहीं मेंशन नहीं, बट अगर हम इलस्ट्रेशन ए देखें तो वह बात करता है सुपीरियर ऑर्डर के बारे में।
ओके, तो एक चीज अपने माइंड में हमेशा रखना है कि केवल सेक्शन अपने आप में कंप्लीट नहीं है, हमेशा सेक्शन को उसके इलस्ट्रेशन और एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ना है, ठीक है, और समझना है, इस चीज को ध्यान रखना है। इस चीज को अगर ध्यान रखें और इसको माने, और उसको मानना पड़ेगा भाई, क्योंकि अगर आप जनरल एक्सप्लेनेशन जाएं सेक्शन 3, तो उसमें कहा गया है कि सेक्शन को हमें उसके इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल सभी के साथ पढ़ना है, ठीक, भारतीय न्याय संहिता में ही दिया गया है, ठीक है। तो अब ये जो सुपीरियर ऑर्डर है, ये एक लैटिन फ्रेज पे वर्क करता है, दैट इज रिस्पोंडिएट सुपीरियर, जिसका मतलब होता है कि लेट द मास्टर आंसर, मतलब भाई जो सुपीरियर है वह आंसर करेगा, क्योंकि उसने मुझे ऑर्डर दिया, मैं जूनियर था, मैंने उसको फॉलो किया, बट अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होनी चाहिए, सुपीरियर के ऊपर, ठीक है। कुल मिला के मतलब जो सुपीरियर ऑर्डर का कांसेप्ट है, इसमें जिसने एक्ट किया है एज पर द ऑर्डर ऑफ द सुपीरियर, और तो उसको एब्जॉल्व किया जाएगा, ठीक है, सारी लाइबिलिटी से। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है, तो दोस्तों एक चीज और ध्यान रखना है कि देखो जो ये प्रिंसिपल है, ठीक है, रिस्पोंडिएट सुपीरियर या जो सुपीरियर ऑर्डर है, उसमें केवल प्रोटेक्शन जब दिया जाएगा जब आपने उस ऑर्डर को फॉलो किया है जो लीगल ऑर्डर था। अब ऐसा नहीं कि आपने इलीगल ऑर्डर को फॉलो कर दिया और आपने एक क्या नाम है ऑफेंस कमिट कर दिया, तो उस ऑफेंस को वहां पर आपके द्वारा एब्जॉर्ब नहीं कराया जा सकता, ठीक है। तो इसलिए सुपीरियर ऑर्डर में जो ऑर्डर होना चाहिए वो लीगल होना चाहिए, इलीगल ऑर्डर नहीं होना चाहिए। अगर लीगल ऑर्डर है तभी आपको प्रोटेक्शन सुपीरियर ऑर्डर में मिलेगा, ये चीज बात करता है, ठीक है, और उसी टाइम रिस्पोंडिएट सुपीरियर लगता है, ठीक। तो ये हुआ सुपीरियर ऑर्डर का प्रोटेक्शन कब मिलता है। नाउ लेट्स मूव एंड सी रेस्ट ऑफ द पार्ट। तो दोस्तों सुपीरियर ऑर्डर के रिगार्डिंग कुछ लैंडमार्क केस लॉ देखते हैं। तो जो पहला केस है चरणदास नारायण सिंह वर्सेस स्टेट। तो इस केस में क्या था, चरण सिंह जो है उन्होंने अपील किया था ईस्ट पंजाब हाई कोर्ट में, ठीक है, जब उनको कन्विक्ट कर दिया गया था मर्डर के लिए, ठीक। और मर्डर के लिए कन्विक्ट क्यों किया गया था, क्योंकि उनके द्वारा एक फायर शॉट किया गया था जिसकी वजह से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। तो इस केस में जो आर्गूमेंट था, ठीक है, वह इसी आधार पर था कि उनके द्वारा सुपीरियर ऑर्डर को फॉलो किया गया, ठीक है। तो जो क्या नाम है चरण सिंह है, उन्होंने आर्गुमेंट किया कि भैया हमने अपने सीनियर हरनाम सिंह के ऑर्डर को फॉलो किया बिकॉज वो हमारे सुपीरियर हैं, लेकिन कोर्ट के द्वारा इसमें रूल आउट किया गया कि जो ऑर्डर हरनाम सिंह के द्वारा दिए गए थे वो कंप्लीटली अनजस्टिफाइड थे, इलीगल थे, इसलिए चरण सिंह की कोई भी ड्यूटी नहीं थी कि उसको फॉलो करें। और इनफैक्ट जो चरण सिंह थे उनको रिफ्यूज कर देना चाहिए कि भाई हम नहीं मानेंगे, आपने इलीगल ऑर्डर क्यों दिया, ठीक है। और कोर्ट ने डिसाइड किया कि एक अनलॉफुल ऑर्डर को फॉलो करने पर he does not excuse the person who commits a crime because of it। तो इसमें कहा गया कि ऐसा नहीं कि भैया आप एक इलीगल ऑर्डर को मान लिए और आपके द्वारा कोई क्राइम कमिट हो गया फिर आपको सुपीरियर ऑर्डर का वहां पर प्रोटेक्शन मिल जाएगा, आप उस क्राइम से बचेंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज में ऐसा कहा गया एज अ रिजल्ट चरण सिंह वाज फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर एंड हिज कन्विक्शन वाज upheld। तो इसमें भाई उसको मर्डर के लिए चरण सिंह को गिल्टी पाया गया और उसको कन्विक्शन के लिए अपहेल्ड किया गया। तो जो हमने पिछले उसमें बात किया ना, सुपीरियर रिस्पोंडिएट सुपीरियर कब लागू होता है, जब जो कमांड हो ऑर्डर हो एक लीगल ऑर्डर हो, ठीक है। तो इस केस में भी कहा गया कि चरणदास सिंह को भाई हरनाम सिंह के ऑर्डर को नहीं फॉलो करना चाहिए बिकॉज दैट वाज इलीगल। और अगर इलीगल ऑर्डर को आप फॉलो करते हैं तो दैट विल नॉट जस्टिफाई यू कि आपने जो एक्ट किया है उसको एब्जॉर्ब किया जाए सुपीरियर ऑर्डर के अकॉर्डिंग, जब तक ऑर्डर सुपीरियर के द्वारा जो दिया गया है वह एक लीगल ऑर्डर नहीं था। इस चीज को उसमें बात किया गया। ओके, नाउ लेट्स सी अनदर वेरी इंपॉर्टेंट केस, दैट इज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस शिवमंगल सिंह। तो भाई इस केस में क्या था कि इस केस में जो रिस्पोंडेंट्स है उन्हें स्टार्टिंग में मर्डर के लिए कन्विक्ट किया गया और उनको सेंटेंस टू लाइफ इंप्रिजन मतलब आजीवन कारावास का सजा दिया गया। लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट में जब केस अपील में गया उस टाइम उन सारी लोगों को एक्विट कर दिया गया, छोड़ दिया गया, इस बात को लिखते हुए कि उनके द्वारा एक लॉफुल ऑर्डर को फॉलो किया गया था जो कि उनके सुपीरियर ऑफिसर के द्वारा दिया गया था। जब केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट भी एग्री करते हैं कि जो ये ऑर्डर दिया गया था सुपीरियर अथॉरिटी के द्वारा, ठीक है, वह लॉफुल ऑर्डर था। और जब केस, ठीक है, लॉफुल ऑर्डर था, जस्टिफाइड भी था, ठीक है, इसलिए जो रिस्पोंडेंट थे उन्होंने केवल एक लीगल ऑर्डर को फॉलो किया, ठीक। तो जब आप किसी लीगल ऑर्डर को फॉलो करते हैं तो उसमें आपको सुपीरियर के द्वारा जो ऑर्डर दिया गया था उसका डिफेंस मिल जाता है, ठीक है, डिफेंस ऑफ सुपीरियर ऑर्डर या सीनियर ऑर्डर। तो इस केस में जो पुलिस ऑफिसर थे उन्होंने एक लॉफुल ऑर्डर को फॉलो करते हुए ओपन फायर किया था और उस एक्शन के लिए उनको लायबल नहीं हेल्ड किया गया क्योंकि भाई दैट वाज लॉफुल ऑर्डर, दैट्स व्हाई। तो कुल मिला के अभी तक जो हमको समझ में आया वो क्या समझ में आया कि सीनियर ऑर्डर या सुपीरियर ऑर्डर का डिफेंस तभी मिल सकता है जब आप ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं और ऑर्डर जो सीनियर के द्वारा गया है दैट वाज लॉफुल। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। तो दोस्तों जो इसको कंटिन्यू करते हैं, तो जो नेक्स्ट केस है सुपीरियर ऑर्डर के रिगार्डिंग वो है आर.एस. नायक वर्सेस ए.आर. अंतुले, ठीक है। तो इस केस में क्या था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि एक सुपीरियर ऑर्डर को फॉलो करना एक वैलिड डिफेंस नहीं है, ठीक है, और इसके आड़ में हम कोई क्राइम कमिट नहीं कर सकते भैया कि आप कोई क्राइम कमिट कर दो और तो भैया ये तो सुपीरियर ऑर्डर में हमने किया है, ठीक है। तो हर एक ऑफिसर को लॉ के अकॉर्डिंग काम करना है और सुपीरियर एक्शन डायरेक्शंस को वो एक एक्सक्यूज फॉर क्रिमिनल एक्शन के लिए नहीं यूज कर सकते, ठीक है। तो भाई अगर उनके द्वारा क्रिमिनल एक्शन किया गया है तो उसमें उनको एक्सक्यूज नहीं किया जाएगा, ठीक, उनको भी लॉ फॉलो करना है। तो इसलिए कुल मिला के ये भी कहा गया कि ओवरऑल कि अगर भैया जनरल डिफेंस पाना है
सुपीरियर ऑर्डर का तो लॉफुल ऑर्डर होना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि आप क्या नाम है सुपीरियर ऑर्डर का प्रयोग करके एक इलीगल चीज कमिट करो, ठीक है। तो इस चीज को भी इसमें बात किया गया। तो दिस इट वाज ऑल अबाउट द सुपीरियर ऑर्डर। नाउ लेट्स मूव एंड सी लास्ट पार्ट। तो दोस्तों प्रीवियस स्लाइड में हमने देख लिया कि सेक्शन 14 क्या है, किस चीज को प्रोटेक्ट करता है, उसके जनरल एक्सेप्शन के बारे में बात करता है, और उसके रिगार्डिंग सारे कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं और मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब लास्ट में हम एक चीज देखते हैं कि जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है उसको एक्सेप्शन के रूप में रखा गया है, लेकिन वहीं पर मिस्टेक ऑफ लॉ क्यों नहीं। तो इससे पहले एक चीज हमें समझना है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड इग्नोरेंस ऑफ लॉ क्या है। तो देखो भाई, बीच में हमने बात किया था और मैंने कहा था क्लास में विल डिस्कस अबाउट दिस। सो मिस्टेक ऑफ लॉ जो है उस टाइम होता है जब आप किसी लॉ को गलत तरीके से समझते हैं या पढ़ते हैं। अब आप समझिए आईपीसी पढ़ रहे हैं, अब आईपीसी नहीं पढ़ेंगे मतलब बीएनएस पढ़ेंगे, तो आप भारतीय न्याय संहिता पढ़ रहे हैं और उसमें सेक्शन 14 को एक लाइन से पढ़ते चले गए तो ना समझ में आएगा ना, तो आपने उसको मिसरेड कर दिया, तो उस टाइम आपके द्वारा मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ। लेकिन यहाँ पर आपका इंटेंशन नहीं था भाई कि आप जो मिस्टेक ऑफ लॉ हुआ उस टाइम, गलती से बोल दिया, तो जो आपने गलत तरीके से पढ़ दिया लॉ को तो उस टाइम मिस्टेक ऑफ लॉ हुआ, लेकिन उस टाइम आपका इंटेंशन थोड़ी ना था कि हमको इसको गलत पढ़ना है, ठीक। तो मिस्टेक ऑफ लॉ में भी क्या नाम है इंटेंशन नहीं होता बंदे का, मतलब मेंस रिया नहीं हो रहा है। और वहीं पर जो इग्नोरेंस ऑफ लॉ होता है उसमें आप नोइंगली किसी लॉ को इग्नोर करते हैं, तो वहां पर आपका मेंस रिया होता है, ठीक है, और एक्टर्स रिया भी होता है। तो ये डिफरेंस है एक मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ ये डिफरेंस है मिस्टेक ऑफ लॉ और इग्नोरेंस ऑफ लॉ में, ठीक। तो इस तरीके से देखा जाए तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ तो सेम पेडेस्टल पे है, ठीक है, क्योंकि दोनों में एब्सेंस ऑफ मेंस रिया है। क्योंकि भाई आप मिस्टेक ऑफ लॉ तब कर रहे हैं जब आप किसी लॉ को पढ़ रहे हैं और उस टाइम उसको समझ नहीं पा रहे हैं, गलत तरीके से समझते हैं, उस टाइम भी आपका इंटेंशन नहीं था कि आपको गलत तरीके से उसको समझना है। और वहीं पर जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है उसको भी उसमें भी आपका मेंस रिया नहीं है, तो दोनों में मेंस रिया नहीं है और दोनों सेम पेडेस्टल पे हैं। लेकिन तब भी इस केस में भी हम मिस्टेक ऑफ लॉ को एक डिफरेंस नहीं मानते, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो जो हमारा जस्टिस सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेशन है ना वो डिस्टर्ब और डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसी चीज को ताकि जो जस्टिस सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छे से चलता रहे, सो therefore it will disturb or disrupt the administration of justice system। और दूसरा यह है कि भाई अगर ये चीज हम मान लेंगे कि मिस्टेक ऑफ लॉ को भी दिया जाए, तो अब जो वकील साहब होंगे उन तो भाई अच्छे समझ जाएंगे कि कानून क्या कहना चाहता है। अब जो नॉर्मल व्यक्ति होगा वो तो ना समझ पाएगा ना, तो उस टाइम हमें बहुत डिफिकल्टी होगी कि किसके ऊपर मिस्टेक ऑफ लॉ अप्लाई किया जाए और किसको ना दिया जाए, मतलब किस व्यक्ति को मिस्टेक ऑफ लॉ का डिफरेंस दिया जाए और किस व्यक्ति को ना दिया जाए। दैट विल आल्सो क्रिएट अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम ना। तो इसलिए हम जनरली मिस्टेक ऑफ लॉ और इग्नोरेंस ऑफ लॉ को इंटरचेंजेबली यूज करके, ठीक है, और उसको हम एक जनरल डिफेंस के रूप में नहीं देते। तो यही रीजन है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट को एक्सेप्शन माना गया है और मिस्टेक ऑफ लॉ को नहीं माना जाता है, इवन दाउ बोथ आर ऑन द सेम पेडेस्टल, और दोनों में एब्सेंस ऑफ मेंस रिया होता है। तो दोस्तों यहाँ तक अगर आपने मेरा वीडियो देखा तो मैं ऐसा अज्यूम कर सकता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा, और ऐसे वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि बढ़ सके मैक्सिमम रीच। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।